अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरें। आज वाराणसी की अदालत में ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मामले में कार्बन डेटिंग को लेकर अहम समाअत हुई। हिंदू फरीक के जरिए ज्ञानवापी मस्जिद में मौजूद मुबैना शिवलिंग की कार्बन डेटिंग को लेकर दाखिल अर्जी पर 11 अक्टूबर को मुस्लिम फरीक ने अपने दलाइल पेश किए। मुस्लिम फरीक कार्बन डेटिंग की मुखालिफत कर रहा है और इसका ये भी कहना है कि कार्बन डेटिंग से ये साबित नहीं हो सकता कि जिस पत्थर को शिवलिंग कहा जा रहा है वो दरअसल फवारा है। वाज़ेह रहे कि वाराणसी की अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद मैनेजमेंट को अर्जी दहिंदगान को 4 खवातीन जो यहाँ पिटिशनर्स हैं उनकी अर्जी पर जवाब दाखिल करने को कहा था, जिसके बाद आज मुस्लिम फरीक ने अदालत में अपनी तरफ से दलील पेश की। अब इस मामले में आइंदा समाअत के लिए 14 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की गई है। दरअसल रवां साल मई में ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे किया गया था। इस दौरान हिंदू फरीक ने दावा किया था कि मस्जिद के वजूखाने के दरमियान एक शिवलिंग दरियाफ्त हुआ। हालांकि मुस्लिम फरीक इसे लगातार फवारा बता रहा है। अर्जी दहिंदगान का मुतालबा है कि शिवलिंग की कार्बन डेटिंग के साथ साथ साइंसी जांच कराई जाए। इसके साथ ही उनका ये भी मुतालबा है कि इसके लिए शिवलिंग को किसी तरह का नुकसान ना पहुंचाया जाए। अर्जी दहिंदगान के मुताबिक कार्बन डेटिंग का मकसद ये पता करना है कि ये फवारा है या शिवलिंग। काबिल जिक्र है कि कार्बन डेटिंग को लेकर हिंदू फरीक गुज़िश्ता समाअत के दौरान ही अपनी बात रख चुका है, यानी अदालत मुस्लिम फरीक के दलाइल सुनने के बाद कोई फैसला सुनाएगी। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि आइंदा समाअत में भी मुस्लिम फरीक की तरफ से कुछ दलाइल पेश किए जाएंगे। कार्बन डेटिंग मामले में जल्द ही कोई फैसला सादर किए जाने की भी उम्मीद की जा रही है। समाजवादी पार्टी के सरपरस्त और यूपी के साबिक वज़ीर आला मुलायम सिंह यादव की आखिरी रसूमात उनके आबाई गांव सैफई में अदा कर दी गई। उनकी मैयत को सुबह 10 बजे से आखिरी दीदार के लिए सैफई के नुमाइश मैदान में रखा गया था। मुलायम सिंह यादव की आखिरी रसूमात सरकारी एजाज के साथ अदा की गई और समाजवादी पार्टी के सरबराह और मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव ने उनकी चिता को रोशन किया। ख्याल रहे कि मुलायम सिंह यादव का पीर के रोज इंतकाल हो गया था। 82 साल समाजवादी लीडर का इलाज गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में चल रहा था और वो आईसीयू में जेर इलाज थे। जिस वक्त समाजवादी लीडर को गाड़ी के जरिए आखिरी सफर पर ले जाया जा रहा था, उनके साथ लोगों का एक समंदर गामजन था। इस दौरान मुलायम सिंह यादव अमर रहे, नेताजी अमर रहे और धरती पुत्र अमर रहे के नारे गूंज रहे थे। लोग नेताजी की एक झलक पाने के लिए बेताब थे और कई लोग तो आखिरी दीदार के लिए दरख्तों पर भी चढ़ गए थे। जिस गाड़ी से मुलायम सिंह यादव का जसद खाकी ले जाया जा रहा था, उस पर अखिलेश यादव के अलावा दीगर अहम शख्सियात भी नजर आई। मुलायम सिंह की आखिरी रसूमात में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, जेडीयू लीडर केसी त्यागी, मरकजी वजीर एसपी बघेल, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, छत्तीसगढ़ के वजीर आला भूपेश बघेल, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे, यूपी के दोनों नायब वज़ीर आला केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक और बाबा रामदेव भी शामिल हुए।
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए HICC हैदराबाद में मुनक़िदा जियो स्पेशल इंटरनेशनल कांग्रेस में शिरकत की। उन्होंने तमाम मंदूबीन का इस्तेमाल करते हुए कहा कि हिंदुस्तान की आवाम को इस तारीखी मौके पर मेज़बानी पर फ़ख्र महसूस हो रहा है, क्योंकि हम अपना मुस्तक़बिल मिलकर बनाएंगे। हैदराबाद में इस तरह की कॉन्फ्रेंस पर मसरत का इजहार करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि ये शहर अपनी सकाफत, खानों, मेहमान नवाजी और हाईटेक विजन के लिए मशहूर है। वज़ीर आज़म ने निशानदेही करते हुए कहा कि इस कॉन्फ्रेंस का मौजू जियो से मरबूत आलमी मौजू कोई भी पीछे नहीं रहना चाहिए है। इसे गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान हिंदुस्तान की जानिब से उठाए गए इक़दामात में देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि हम अंत्योदया के विजन पर काम कर रहे हैं, जिसका मतलब मिशन तरीक़ेकार में आखिरी फर्द को तक बाइख्तियार बनाना है। It is the vision that has guided us in last mile empowerment at a massive scale, banking 450 million unbanked people, a population greater than that of the USA, ensuring 135 million uninsured people, about twice the population of France, taking sanitation facilities to 110 million families and tap water connection to over 60 million families. India is ensuring no one is left behind. Friends, India's development journey, two pillars are key: technology and talent. Let us look at the first pillar, technology. Technology brings transformation. Some of you may have heard that India is the world's #1 in real-time digital payments. If we venture out, you will see even the smallest vendors accept, even prefer digital payments. Similarly, it was through technology that we helped the poor during COVID-19. Our tech-based GeM Trinity deliver welfare benefits to 800 million people seamlessly. Even the world's largest vaccine drive was powered by a tech platform. जस्टिस DY चंद्रचूड़ मुल्क के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। CJI UU ललित ने वजीर कानून किरण रिजिजू को उनके नाम की सिफारिश की है। CJI ललित 8 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे। जस्टिस चंद्रचूड़ 9 नवंबर को CJI के तौर पर हलफ लेंगे। CJI ललित ने मंगल की सुबह सुप्रीम कोर्ट के जजों की मौजूदगी में पर्सनली जस्टिस चंद्रचूड़ को अपने खत की एक कॉपी सौंपी। जस्टिस चंद्रचूड़ के वालिद यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ मुल्क के 16वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। उनका टर्म 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक यानी करीब 7 साल तक रहा। वालिद के रिटायर होने के 37 साल बाद उसी ओहदे पर ये बैठेंगे। जस्टिस चंद्रचूड़ वालिद के 2 बड़े फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में पलट भी चुके हैं। वो बेबाक फैसलों के लिए काफ़ी मशहूर हैं। जस्टिस DY चंद्रचूड़ का टर्म 9 नवंबर 2022 से 10 नवंबर 2024 तक यानी 2 साल का होगा। वज़ीर कानून किरण रिजिजू ने 7 अक्टूबर को CJI ललित को चिट्ठी लिखकर उनसे उनके कायम मुकाम का नाम बताने की अपील की थी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जारी है। कर्नाटका के चित्रदुर्ग से मंगल को पदयात्रा के 34वें दिन की शुरुआत हुई। पदयात्रा के दरमियान इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे पर राहुल गांधी ने मुल्क की बेटियों को लेकर एक जज्बाती पैगाम दिया। यात्रा के दौरान बच्चियों के साथ ली गई तस्वीरों को शेयर करते हुए राहुल गांधी ने लिखा कि वालिद की लाठी है और वालिदा की उम्मीद है, हर घर का सहारा है हमारी बेटियां। मुल्क के रोशन मुस्तकबिल के लिए हम सबको हर हाल में उन्हें तहफ़्फ़ुज़, बराबरी का मौका और एहतराम दिलाना ही होगा।
जाएगा आपको। आ जाओ आ जाओ। बीजेपी एमपी परवेश वर्मा और बीजेपी एमएलए नंदकिशोर गुर्जर की नफरत अंगेज तकारीर पर दिल्ली पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई ना होने का इल्जाम लगाते हुए कांग्रेस ने मंगल को सुप्रीम कोर्ट से इस मामले का नोटिस लेने और इस पर हिदायत जारी करने की अपील की। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कांग्रेस की सोशल मीडिया सरबराह और तर्जुमान सुप्रिया श्रीयंत ने इस मामले पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी की खामोशी पर सवाल उठाया। श्रीयंत ने दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को भी निशाना बनाया और उनसे कहा कि वो शहर के लोगों के लिए कुछ बोलने की हिम्मत दिखाएं। 72 घंटे से ऊपर हो चुके हैं और भाजपा के चुने हुए दिल्ली के सांसद प्रवेश वर्मा ने निहायत ही भड़काऊ और नफरती भाषण देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दिया है, जहां पर उन्होंने एक संप्रदाय विशेष का दिमाग कैसे ठीक किया जाए, तबीयत कैसे दुरुस्त करी जाए, पूर्ण बहिष्कार कैसे हो, इसकी बात करी है। एक और शिरोमणि है भारतीय जनता पार्टी के नंदकिशोर गुर्जर, लोनी से विधायक है, वो 2 हाथ आगे और बढ़ गए। वहां पर चुन चुनकर मुसलमानों को मारने की भी बात की गई है। अब सवाल यह है कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि इन्होंने पहली बार ऐसा नहीं किया। दिल्ली दंगों के दौरान भी प्रवेश वर्मा ने निहायत ही घटिया बातें बोली थी। ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में आगे बढ़ने के लिए, सफल होने के लिए ये सबसे सटीक रास्ता है। अनुराग ठाकुर को ही देख लीजिए, मंच से उन्होंने नारे लगवाए और उसके बाद कैबिनेट मंत्री बन गए। प्रधानमंत्री खुद 80-20 कपड़ों से पहचान लेते हैं, शमशान कब्रिस्तान करते हैं, तो लोगों को लगता है यही करना ठीक है, इसी से आप आगे बढ़िएगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि दिल्ली पुलिस 72 घंटे बाद किस मुहूर्त का इंतजार कर रही है। दिल्ली पुलिस आखिर क्या सोचकर चुपचाप बैठी हुई है। दिल्ली पुलिस जो बाकी लोगों के खिलाफ एक्शन करती है, यहां पर एक्शन क्यों नहीं कर रही है। कोर्ट इसका संज्ञान क्यों नहीं ले रहे। प्रधानमंत्री जी आप किस चीज का वेट कर रहे हैं। ये बात तब दुनिया में फैल रही है, एक बार पहले भी फैली थी। नूपुर शर्मा को दूध की मक्खी की तरह आपको निकालना पड़ा था और कान पकड़ के इस देश को माफी मांगनी पड़ी थी आप लोगों के कुकृत्यों के चलते। तो आप कब बोलिएगा। और अंततोगत्वा हमारा सवाल अरविंद केजरीवाल जी से है। आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं ना। जब दिल्ली में बुलडोजर चलता है या सर काटो के जंतर मंतर पे नारे लगते हैं या दंगे होते हैं 2020 के, या अब इस तरह की स्पीच है, आप पलायन क्यों कर जाते हैं। आप कुछ बोलते क्यों नहीं है, किस बात से डरते हैं। छोटा रिचार्ज बने रहने में कोई बड़ाई नहीं है। छोटे रिचार्ज, थोड़ा साहस दिखाइए और दिल्ली वालों के लिए बोलना शुरू कीजिए। हमारी मांगे हैं कि पुलिस तुरंत कार्रवाई करे, कोर्ट इसका संज्ञान ले, भारतीय जनता पार्टी ऐसे नफरती आदमी को निकाल फेंके और अरविंद केजरीवाल जी थोड़ा सा तो साहस दिखाइए और इस पर।
छत्तीसगढ़ में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के छापों पर रद्देमल जाहिर करते हुए रियासत के वजीर आला भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी लोगों को डराने के लिए ईडी, आईटी, डीआरआई जैसे एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। इंतखाबात करीब आते ही ये चीजें और बढ़ेंगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सीधे लड़ नहीं पा रही है और ईडी, आईटी, डीआरआई इसके माध्यम से लड़ने की कोशिश कर रही है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि ये फिर आएंगे और ये आखिरी नहीं है, इसके बाद और आएंगे। चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएगा इनके यात्राएं, इसके दौरा और बढ़ेंगे और डराने धमकाने का ही काम है, इसके अलावा और कुछ नहीं। ये तो परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि मैं पहले ही कहा था कि 6,500 करोड़ का चिट फंड कंपनी के पैसा डूब गया लोगों का, उसमें संज्ञान लें, उसमें कुछ करेंगे नहीं। और डराने की कोशिश कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। बार बार आएंगे, लेकिन जनता जान चुकी है भारतीय जनता पार्टी लड़ नहीं पा रही है, तो ये सेंट्रल एजेंसी को दुरुपयोग कर रही है। देखिए, भारतीय जनता कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों कर्नाटका में है। वहां पर यात्रा को लोगों का काफी अच्छा रद्देमल मिल रहा है। अब कांग्रेस की यात्रा के जवाब में रियासत की भारतीय जनता पार्टी आज यानी 11 अक्टूबर से जन संकल्प यात्रा शुरू कर चुकी है। इसका ऐलान कर्नाटका के वजीर आला बसवराज बोम्मई ने किया। बोम्मई ने बताया कि बीजेपी की जन संकल्प यात्रा की क़यादत साबिक़ वजीर आला येदियुरप्पा करेंगे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा का एजेंडा लोगों को ये बताना है कि बीजेपी ने उनके लिए क्या किया। हजारों लोगों को बीजेपी की लीडरशिप में फायदा पहुंचा है। इस यात्रा में बीजेपी के ओहदेदार भी हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी 2023 में इंतखाबात जीतने वाली है। इस यात्रा के साथ रियासत में कांग्रेस और बीजेपी के बीच चल रहा पोस्टर वॉर फिर से शुरू हो गया। महाराष्ट्र में इंतखाबी निशान और नाम पर जारी कानूनी जंग के दरमियान महाराष्ट्र के साबिक़ वज़ीर आला उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने कहा कि 40 गद्दार हमसे हमारा नाम छीनने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने गुजरात की बिल्किस बानो अस्मत दरी केस के मुजरिमों को रिहा करने पर बीजेपी और गुजरात हुकूमत पर सख्त हमला किया। आदित्य ठाकरे ने पूछा कि क्या अस्मत दरी करने वालों के लिए जश्न मनाया जा सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने एक मीडिया के पोर्टल से बातचीत के दौरान एक सवाल के जवाब में आदित्य ठाकरे ने कहा कि उन्होंने जो हिंदुत्व अपने दादा से सीखा है उसमें कभी ये नहीं कहा गया कि अस्मत दरी करने वालों की आरती उतारो और उनकी पूजा करो। दादा के हिंदुत्व में तो अस्मत दरी करने वालों को फांसी देने को कहा जाता था, ख्वाह उसका ताल्लुक किसी भी मजहब से हो। अस्मत दरी करने वालों को उसके मजहब, सूबे, जात, जबान को देखे बगैर फांसी देनी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि हमारा अदालती निज़ाम भी यही कहता है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि जब कोई हमारे मजहब के खिलाफ आएगा तो हम खड़े होंगे, लेकिन हमारा मजहब ये भी कहता है कि तुम सबकी खिदमत करो। हमारा हिंदुत्व कहता है कि सबको साथ लेकर चलो। उन्होंने कहा कि जब हिंदुत्व की बात आती है तो पूरे मुल्क में शायद ही किसी शख्स ने अयोध्या का इतना दौरा किया होगा जितना उद्धव ठाकरे ने किया। उन्होंने कहा कि हमारा हिंदुत्व थोड़ा मुख्तलिफ है। जब हमने औरंगाबाद का नाम तब्दील किया, उस्मानाबाद का नाम तब्दील किया तो कोई तशद्दुद नहीं हुआ। ये है हमारा हिंदुत्व, हम नफरत फैलाए बगैर अपना काम करते हैं। हम ये पार्टी सिंबल और नाम पूरे देश में अभिमान से लेके जाएंगे। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे जो नाम मिला है उसमें शिवसेना भी है। उद्धव बाला साहब ठाकरे यानी जो उद्धव साहब ने गए 2.5 साल में आप देखा होगा मुख्यमंत्री करके काम किया, लोगों की सेवा की, लोगों की जानें बचाई कोविड के टाइम पे, कुटुंब प्रमुख करके जो काम किया वो लोगों को में पता है, हर के दिल में उद्धव साहब है और उसी के नाम में बाला साहब ठाकरे भी है। तो यही नाम और यही आशीर्वाद, यही प्यार लेके हम हर एक के घर में जाएंगे और जनता की सेवा करने की कोशिश करेंगे। उद्धव जी ने कहा था कि बाला साहब का नाम किसी को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, फिर भी नहीं, ऐसे हुआ है कि खोखी सरकार छोड़ के उनकी कोई अलग पहचान है ही नहीं। पूरे जनता को पता है कि खोखी सरकार उनकी पहचान है, तो हमारी पहचान छीनने की कोशिश होने जा रही है। लेकिन कितना छीनोगे और कितना पीछे से छीनोगे? वार अगर करना है तो सामने।
सीबीआई ने साबिक टेलीकॉम मिनिस्टर ए राजा के खिलाफ आमदनी से जायद जायदाद के मामले में चार्जशीट दायर की है। जांच एजेंसी के मुताबिक राजा ने मरकजी वजीर रहते हुए 5 करोड़ 53 लाख रुपए से जायद जायदाद जमा की। चेन्नई की स्पेशल सीबीआई कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में एजेंसी ने इल्जाम लगाया कि राजा के एक करीबी सी कृष्णमूर्ति ने जनवरी 2007 में एक कंपनी कोवाई शेल्टर प्रोमोटर्स बनाई थी। इस कंपनी को उसी साल फरवरी में 4 करोड़ 56 लाख रुपए का पेमेंट किया गया। ये पैसे एक रियल एस्टेट कंपनी से कांचीपुरम में जमीन की खरीद के लिए कमीशन के तौर पर दिया गया था। इल्जाम है कि राजा ने ये पैसे जमीन की खरीद के लिए नहीं बल्कि रियल एस्टेट फर्म को एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का स्टेटस देने के लिए दिया था। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में पीर के रोज हुई मुठभेड़ में फौज के 2 जवान जख्मी हुए। इसके साथ ही एक आर्मी डॉग भी जख्मी हुआ। इंडियन आर्मी के चिनार कॉर्प्स ने ये जानकारी दी है। जख्मी हुए फौज के असॉल्ट डॉग का नाम जूम है। वो गोली लगने के बाद भी दहशतगर्दों से लड़ता रहा। इसके चलते सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों को मार गिराया। चिनार कॉर्प्स के मुताबिक 10 अक्टूबर को सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। जूम भी इसका हिस्सा था। इस दौरान फौज के जवानों ने जूम को एक घर में भेजा जहां दहशतगर्दों के छिपे होने की खबर मिली थी। जूम ने दहशतगर्दों की पहचान की और उन पर हमला कर दिया। इस दौरान उसे 2 गोलियां लगी। जख्मी होने के बावजूद वो दहशतगर्दों से लड़ता रहा, जिसके चलते जवानों ने दहशतगर्दों को मौत के घाट उतार दिया। जूम को वेटनरी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, उसका इलाज जारी है। अहदेदारों ने बताया कि डॉग को आतंकवादियों का पता लगाने, उस पर हमला करने और उसे मारने की ट्रेनिंग दी गई है। इससे पहले भी वो कई ऑपरेशन को अंजाम दे चुका है। किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ इक़दाम किए जाने के बावजूद रियासत के किसान खेतों में पराली को आग लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। रियासत में अब तक पराली जलाने के 700 से ज़्यादा वाक़यात रिपोर्ट किए जा चुके हैं। लुधियाना में पंजाब रिमोट सेंसिंग सेंटर के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पीर के रोज रियासत में खेतों में आग लगने के 4 वाक़यात रिपोर्ट हुए। उनमें से पराली जलाने के 2 मामले अमृतसर में जबकि एक लुधियाना और कपूरथला में रिपोर्ट हुआ। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 15 सितंबर से 10 अक्टूबर के दरमियान खेतों में पराली जलाने के जुमला 718 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। मध्य प्रदेश के गुना में हैंडपंप चलाने पर पानी नहीं शराब निकली। शराब का गैर कानूनी कारोबार करने वालों का ये कारनामा पीर के रोज सामने आया जब पुलिस ने गुना के 2 गांवों में छापे मारे। जैसे ही पुलिस ने मौके पर मिले हैंडपंप को चलाया, उससे शराब निकलने लगी। जब उसके नीचे खुदाई की गई तो गैर कानूनी शराब से भरी टंकियां मिली। ये टंकियां जमीन में करीब 7 फुट अंदर थी। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने बड़ी मिकदार में शराब तबाह कर दी। ये गुना का चांचोड़ा और राघौड़ के 2 गांव हैं। वहां की जमीन कच्ची शराब के लिए काफी मशहूर है। सीतापुर में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अफसरों की गैर हिसासियत का एक वीडियो सामने आया। इसमें नजर आ रहा है कि जिले के डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसपी का काफिला जहांगीराबाद चौराहे से निकल रहा है। इसी दौरान सामने से एक ई रिक्शा आता है, लेकिन काफिले को देखकर बचने की कोशिश में वो पलट जाता है। इसे ई रिक्शा में बैठे कई सवारियां नीचे दब जाती हैं। ये सब कुछ अपनी गाड़ी में बैठे डीएम और एसपी भी देखते हैं। बावजूद इसके किसी ओहदेदार ने रुकने की जरूरत नहीं समझी और काफिला फराटे भरते हुए वहां से निकल गया। लगातार हो रही बारिश की वजह से जहांगीराबाद इलाके के सड़कों पर पानी भर गया है। सड़कों में गड्ढे होने की वजह से ये हादसा पेश आया है। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मुलजिम दिल्ली के वजीर सेहत और आम आदमी पार्टी के लीडर सत्येंद्र जैन की अर्जी पर मंगल को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को नोटिस जारी किया। जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस कृष्ण मुरारी ने मुताल्लिका फरीकों के दलाइल सुनने के बाद ईडी को यह नोटिस जारी किया। नोटिस जारी करते हुए बेंच ने वाजे किया कि वो लॉन्ड्रिंग के इल्जाम से मुताल्लिक खूबियों और खामियों पर गौर नहीं करेगी, बल्कि वो सिर्फ निचली अदालत में चल रहे इस मुकदमे की मुंतकली से मुताल्लिक तनाज़े पर गौर करेगी। मुंबई क्राइम ब्रांच की एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने मंगल के रोज अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के गैंग से जुड़े 5 गुर्गों को गिरफ्तार किया। उनकी गिरफ्तारी छोटा शकील के करीबी सलीम फ्रूट और रियाज भाटी से पूछताछ में मिले सुरागों के बाद हुई है। एक्सटॉर्शन के मामले में सलीम फ्रूट और रियाज भाटी फिलहाल क्राइम ब्रांच की कस्टडी में हैं। अब एक दिलचस्प खबर, फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप आज से शुरू हो रहा है।
हिंदुस्तान की कप्तानी कर रही हैं झारखंड के गुमला की अष्टम ओरांव। इस प्लेयर को फेलिसिटेट करने के लिए झारखंड हुकूमत ने अष्टम के गांव तक एक सड़क बनाई है, लेकिन ये सड़क की जो तामीर हो रही है वो मजदूर नहीं, या जो मजदूर कर रहे हैं उसमें उसके माँ बाप भी शामिल हैं, क्योंकि वो बहुत गरीब है। भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में आज इंडिया की वुमेन्स टीम का पहला मैच अमेरिका से हुआ। अष्टम टीम लीड कर रही है और माँ बाप उन्हें इससे पहले खेलते हुए देखना चाहते थे, लेकिन उनका घर तो छोड़िए, उनके गांव में भी टीवी नहीं था। लेकिन जब ये खबर इंतज़ामिया को लगी तो फौरन एक टीवी का इंतज़ाम किया गया और अष्टम के घर में ये टीवी लगाया गया। बातचीत में मीडिया के अलग अलग लोग वहां पहुंचे। बातचीत में पता चला कि उसके माँ बाप दोनों भी एक वक्त फुटबॉल खेला करते थे, लेकिन गुर्बत ने उन्हें मजदूरी करने पर मजबूर किया, लेकिन अष्टम ने उनका ख्वाब पूरा किया और अब वो हिंदुस्तान का रिप्रेजेंटेशन कर रही है फीफा वर्ल्ड कप में। टाटा मोटर्स के इलेक्ट्रिक व्हीकल फैमिली की सबसे नई मेंबर टाटा टियोगो ईवी को शानदार रिस्पांस मिला है। पीर की दोपहर 12 बजे से शुरू हुई बुकिंग ने 10,000 का माइलस्टोन एक ही दिन में पार कर लिया। टाटा मोटर्स ने शुरुआती 10,000 ग्राहकों के लिए 8,49,000 रुपए की इंट्रोडक्टरी प्राइस पर बुकिंग शुरू की थी। अब इसे एडिशनल 10,000 ग्राहकों के लिए बढ़ा दिया गया है। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर शैलेंद्र चंद्रा ने कहा कि हम टियोगो ईवी को मिले जबरदस्त रिस्पांस से खुश हैं और अपने ग्राहकों को इसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं। ईवी को अपनाने के पैशन को सपोर्ट करने के लिए हमने इंट्रोडक्टरी प्राइस को बढ़ाने का फैसला किया है। हिंदुस्तान ने आज काबुल में अफगानिस्तान के लोगों को जरूरी अद्वियात और तिब्बी आलात की अपनी 13वीं खेप पहुंचाई। वजारत खारजा ने आज कहा कि अफगानिस्तान के लोगों के साथ खुसूसी ताल्लुकात को मद्देनजर रखते हुए जरूरी अद्वियात और तिब्बी सामान की 13वीं खेप उनकी फौरी जरूरत के मुताबिक भेजी गई है। हिंदुस्तानी हुकाम ने यह अशिया काबुल के इंदिरा गांधी चिल्ड्रन अस्पताल के हवाले की। इन अशिया में पेट्रियाटिक स्टेथिस्कोप और दीगर मटेरियल शामिल है। यूक्रेन ने मॉस्को की तरफ से ताज़ा तरीन मिसाइल हमलों के बाद तलब किए गए अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के हंगामी इजलास के दौरान रूस पर दहशतगर्द मुल्क होने का इल्ज़ाम आयद किया। अक़वाम मुत्तहिदा का यह इजलास रूस की जानिब से यूक्रेन के 4 इलाकों पर कब्जा करने के बाद तलब किया गया। ताहम इस इजलास के दौरान कैफ पर मॉस्को की तरफ से मुसलसिल हमलों और बम धमाकों का मामला छाया रहा। अक़वाम मुत्तहिदा के 193 अरकान यूक्रेन के हिस्सों को जब्त करने के खिलाफ रूस के इक़दाम पर तनकीद के लिए UNGA में लाए गए करारदाद में वोट देंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक रवां हफ्ते इस पर वोटिंग हो सकती है। पहले हंगामी इजलास के दौरान यूक्रेन के सफीर सर्गेई केस्लातिया ने रुकन ममालिक को बताया था कि वो पहले ही रूस की जारहियत से अपने अरकान को खो चुके हैं। उन्होंने कहा कि पीर के रोज रूस ने तकरीबन 84 मिसाइलों और ड्रोन्स के जरिए कई शहरों पर हमले किए और जानबूझकर सिविलियन और फौजी तंसीबात को निशाना बनाया। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।